नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति के ऊपर। और भारत की विदेश नीति इस समय संसार की सबसे उम्दा विदेश नीति है, इसमें कोई शक नहीं। भले ही आसिम मुनीर और ट्रंप लगातार षड्यंत्र करते रहे, हम सब जान रहे हैं कि आसिम मुनीर को कल, यानी कि हमारे यहाँ का कल उनके यहाँ का आज, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में भोजन करवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि प्रेस वार्ता में भी बात की और ये बताया भी कि आसिम मुनीर के साथ उन्होंने क्या बात की। दो विषय उन्होंने उठाए। उन दो विषयों में पहला विषय तो भारत पाकिस्तान के डीएस्केलेशन को लेकर है, परमाणु युद्ध ना हो जाए इस बात को लेकर है, और आसिम मुनीर को थैंक्स कह रहे हैं। आसिम मुनीर को थैंक्स का मतलब बिल्कुल साफ है कि आसिम मुनीर थैंक्स तो वो दोनों को कह रहे हैं, मोदी जी को और आसिम मुनीर को, लेकिन इसका मतलब बड़ा गहरा निकलता है। दूसरी बात ये भी है कि ईरान को लेकर पाकिस्तान के साथ उन्होंने आसिम मुनीर के साथ बात की। अब देखिए, शहबाज शरीफ के साथ बात नहीं की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि असली पावर किस में है। असली पावर तो आसिम मुनीर में है, असली पावर तो वहाँ की सेना में है। सेना कभी भी तख्ता पलट कर बैठ जाती है और सेना कुछ भी कर सकती है। केवल आज़ादी के 10 वर्ष बाद ही पाकिस्तान में सेना का शासन हो गया था और सेना ने लंबे समय तक शासन किया वहाँ पर। 1958 में पहली बार अयूब खां बैठे थे और उसके बाद कई बार वहाँ सेना प्रमुख शासन कर चुके हैं। इसलिए आसिम मुनीर किस समय उनको गिरा देंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि क्या कोई षड्यंत्र था इसके पीछे। हालांकि विक्रम मिस्री ने स्टेटमेंट दिया है। विक्रम मिस्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से जल्दी आ गए थे, कनाडा से जल्दी आ गए थे और फिर दोनों नेताओं की फ़ोन पर बात हुई। फ़ोन पर बात होते समय डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में इनवाइट किया। अब ये जो विषय है ये षड्यंत्र का विषय दिखाई देता है। और मज़े की बात यह है कि आसिम मुनीर पिछले 4 दिन से वहाँ पर थे। आसिम मुनीर को लेकर वहाँ जेड स्क्वायर पर, या जेड स्क्वायर मैं कह रहा हूँ, मेडिसन स्क्वायर पर, यह जो मुख्य स्थान है वहाँ पर पाकिस्तानी खर्चे से होल्डिंगें चल रही थी। वहाँ पाकिस्तानी खर्चे से कुछ गाड़ियों में बैनर चल रहे थे और आसिम मुनीर को दिखाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त वहाँ नेवल एकेडमी में, जो नेवल वार एकेडमी है अमेरिका की, उसमें पाकिस्तानी मूल की कुछ स्पेशलिस्टों के भाषण चल रहे थे, खास तौर से इंडस वाटर को लेकर, खास तौर से जम्मू कश्मीर को लेकर। यानी कि जम्मू कश्मीर विषय अमेरिका में चल रहा था और इसके साथ साथ आसिम मुनीर वहाँ पर पड़े हुए थे 3 दिन से पड़े हुए हैं। किसी ने बुलाया नहीं, ना ही वहाँ किसी ने इनवाइट किया है, ना वहाँ पर कोई उनके स्वागत के लिए कोई वो था। लेकिन आसिम मुनीर चारों तरफ से अपना खेल खेल रहे थे। पहले तो ये हुआ कि भाई अमेरिका की जो वॉर परेड है उस वॉर परेड में आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है। भारत के लोगों ने उस पर आर्टिकल भी तमाम तरह के लिख दिए थे। इसके बाद ये बात क्लियर हुई कि नहीं, अमेरिका व्हाइट हाउस ने कहा कि भाई किसी आसिम मुनीर को इसमें नहीं बुलाया गया। इसके बाद आसिम मुनीर की टीम जो भी अमेरिका में काम कर रही होगी, उसने केवल आसिम मुनीर के प्राण बचाने के लिए इतना तो मैनेज कर लिया कि आसिम मुनीर किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जलपान कर लें। जलपान की व्यवस्था भी हो गई और ये संभव है कि उसको लेकर वापस आ गए। अब इसके 2-3 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब एस्केलेशन चल रहा था, 4 दिन का आर्मी एक्शन चल रहा था, उस समय जब उनके अधिकारियों ने हमको बात की, हमारे विदेश मंत्री से बात की, तो कहा भाई अधिकारी लेवल का वहाँ पर बैठते हैं, उनसे बात करिए, दोनों आपस में बात करें। सैन्य कार्रवाई वो कर रहे हैं, भारत उसका जवाब दे रहा है। हमने तो अपनी तरफ से केवल टेररिस्ट कैंपों पर हमला किया था, हमने टेररिस्ट कैंपों के अलावा वहाँ कुछ नहीं किया था। पाकिस्तानी आर्मी इस तरफ मुखर हुई, हमने उसका जवाब दिया। जवाब देने का परिणाम हम सब जान रहे हैं कि उनके 9 एयरबेस हमने नष्ट कर दिए और इसके अलावा उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो चाइना का, वो पूरा भंग हो गया और
बहुत कुछ हम सबको मालूम है। तो अब पाकिस्तान को लगा कि नहीं, प्राण बचाने में ही भलाई है, आतंकी मारे ही जाएंगे, तो फिर वो एक्टिव हुए। भारत ने साफ तौर पर कहा कि भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन तो सिंदूर तो चलता ही रहेगा, ये तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम आतंकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, जो आर्मी एक्शन है दोनों तरफ से चल रहा है, वो आपकी तरफ से है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। हम कोई आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ नहीं रहे। अब ये बात हुई, यानी कि देखिए, भारत ने तो इस लेवल पर बात की कि भाई हमारा विदेश मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री भी बात नहीं करेगा। अमेरिका ने जब कोशिश की होगी तो भी यही कहा गया कि वहां से बात करिए। यानी कि भारत ने अमेरिका को कितना महत्व दिया, ये सोचने की बात है कि भारत ने अमेरिका को महत्व ही नहीं दिया और कहा कि भाई ये अधिकारियों की बात है, वहां आर्मी का हमारा एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से बात करिए। और उन्होंने आपस में बात करी, उन्होंने उनको मैसेज कन्वे किया, वो आपस में बात करें और आपस में ये हो जाए। इस बात को मोदी जी ने कल क्लियर भी कर दिया टेलीफोनिक वार्ता में कि भाई हमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए, और मध्यस्थता ना ही चाहिए, ना ही मध्यस्थता कोई कर रहा है। और ये बात व्हाइट हाउस ने भी क्लियर कर दी थी कि भाई कोई मध्यस्थता नहीं करी, डोनाल्ड ट्रंप ने केवल बात करी थी क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, ये है, वो है, फलाना ढिमाका। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे थे न्यूक्लियर पावर तो घुस गई ना अंदर, कोई न्यूक्लियर पावर नहीं, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सूचनाएं हैं कि उनके पास यूरेनियम तो हो सकता है, लेकिन उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है। अब ऐसी परिस्थितियों में दो तीन बातें आती हैं, ये सोचने की बात है, मुझे लगता है हर भारत के वासी को सोचना चाहिए। पहली बात यह है कि सोच कर देखिए कि भारत अमेरिका के लिए अब चैलेंज है, क्योंकि पहले उनके लिए चैलेंज रशिया हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर उन्होंने कोल्ड वॉर में तोड़ दिया, फिर उन्होंने टारगेट चाइना किया, चाइना लगातार उनके टारगेट पर। अब और चाइना कब टारगेट किया था? चाइना उस समय टारगेट किया था जब वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी वर्ल्ड की, जब वो विश्व में तहलका मचा रहे थे, जब विश्व उनको कंसीडर कर रहा था। चाइना के बाद वो स्थान भारत ने लिया, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके बाद विश्व ने कंसीडर किया, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई। और इसके साथ साथ भारत को जो स्थान संसार में मिलने लगा वो अपने आप में अद्वितीय है। और भारत की ट्रेड, भारत का बैलेंस, भारत में जब टैरिफ बार शुरू किया तो भारत की तरफ इन्वेस्टमेंट आकर्षण हुआ, भारत में कंपनियां आ गई, एप्पल जैसे कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा नकार दिया, भारत में वो अपना सबसे बड़ा प्लांट लगा लिए, और तमाम कंपनियां जो चाइना में इन्वेस्टमेंट करती थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी, वो कोशिश उनकी नाकाम हो गई, क्योंकि वो कोशिश उन्होंने ये की थी कि किसी तरह इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आ जाए। तो चाइना से तो इन्वेस्टमेंट गया, लेकिन वो भारत में आ गया, भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, भारत की ग्रोथ बढ़ जाएगी, भारत की स्पीड बढ़ जाएगी, भारत वैसे भी टेक्नोलॉजी वाइज संसार में बहुत अच्छा कर रहा है। हमने चाइना के पूरे सिस्टम को भंग किया अभी अभी पाकिस्तान के मामले में, ये भी सब हमने देखा। ये डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करने वाली बात है। आईटी इंडस्ट्री भारत की, हालांकि मैं मानता हूँ आईटी इंडस्ट्री में हम लेबर सप्लाई करते हैं, हम बहुत कुछ उसमें नहीं कर पाते, लेकिन उनकी जो पेटेंट या उनकी जो कॉमर्शियल सेक्रेटरी है, उसने डब्ल्यूटीओ में भी ये आवाज़ उठा दी इस बात को लेकर। दोहा में डब्ल्यूटीओ को लेकर एक दिन की कॉन्फ्रेंस बढ़ानी पड़ी, क्योंकि मोदी जी नेगेटिव मार गए, और मोदी जी ने कहा कि हम तो अब डब्ल्यूटीओ के मेंबर ही नहीं रहेंगे, और डब्ल्यूटीओ के से मेंबरशिप जाने का भी प्रावधान होना चाहिए। वो उसका कारण उन्होंने कहा कि आप एग्रीकल्चर के मामले में हम पर प्रेशर मार रहे हैं, और दूसरा टेक्नोलॉजी के मामले में हम पर प्रेशर मार रहे हैं। वो उनका कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है सब अमेरिका की है, और हिंदुस्तान ओपन सोर्स केवल स्टूडेंट स्टडीज़ के लिए हमने दिया है, हमने ओपन सोर्स हिंदुस्तान में पेटेंट लेने के लिए नहीं लिया। हिंदुस्तान सारे पेटेंट गलत तरीके से ले रहा है जो अमेरिका के होने चाहिए, यानी कि आप जिस टेक्नोलॉजी पर दम भर रहे हैं वो अमेरिका क्लेम कर रहा है। वो बात चलती रहेगी, लंबे समय तक चलेगी। तो अब सवाल डोनाल्ड ट्रंप या पूरी अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसके लिए भारत एक कंसर्न है, और मोदी जी के नेतृत्व में ये सब कुछ चल रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय है। और पूरे विश्व को उन्होंने पाकिस्तान के मामले में दिखा भी दिया कि हम किस लेवल के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका हमको टारगेट कैसे करे। एक तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा संसार का मार्केट भी है, और दूसरी बात ये भी है कि हम स्पीड भी बहुत तेज़ी से पकड़ रहे हैं। अगर इसका सही से इस्तेमाल हो जाए तो विश्व में हम सबसे तेज चल सकते हैं। अमेरिका ने वो चाल चली,
कि आसिम मुनीर वहाँ पर पहले से पड़े थे, आसिम मुनीर का भोजन तय किया और उसके साथ वो कनाडा से, चूँकि कनाडा में अगर डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तो मोदी जी से वार्ता हो जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ मिले नहीं, मिलने के बजाय वो अमेरिका आ गए। सिर्फ इसके पीछे की रणनीति ये हो सकती है कि मोदी जी को किसी तरह अमेरिका बुलाया जाए और टेलीफोन पर आमंत्रण भी दे दिया। अब अमेरिका बुलाने का क्या मतलब है? टेलीफोन पर वार्ता हो गई या वहाँ पर वार्ता हो जाती है, भविष्य में हो जाएगी, तो बुलाने का क्या महत्व है? बुलाने का मतलब यह है कि आसिम मुनीर को डिनर पर बुलाया है, मोदी जी को बुलाएंगे, एक साथ बिठाएंगे, फोटो खिंचाएंगे और फोटो खिंचाकर बताएंगे कि हमने युद्ध विराम का जो पहले ट्वीट किया था उस ट्वीट का यहाँ पर एक रिजॉइंडर आएगा। इसके साथ साथ गहरी चाल ये है कि अगर आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री फोटो खिंच जाती, भले ही कोई वार्ता होती ना होती, हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की छवि को बहुत बड़ा नुकसान होता। मोदी जी जिस तरह से देश चला रहे हैं, वो देश चलाने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा आती। पहले से ही सरकार जो है वो मेजॉरिटी में तो है, लेकिन 3 पायों पर खड़ी हुई है और अगर 2-4% वोट भी खसक जाए और तो आप समझिए सरकार गिर जाएगी और सरकार गिर जाएगी तो राहुल गांधी जैसे लोग भी बैठ सकते हैं। राहुल गांधी जैसे लोग बैठेंगे तो आप फाइनेंस मिनिस्टर भी वो अपना तय करवा सकते हैं, वो अपने यहाँ पर मंत्रिपरिषद भी तय करवा सकते हैं और वो किसी भी स्टेज पर जा सकते हैं। यानी कि भारत की जो ग्रोथ स्पीड है, जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारों की है, वो ग्रोथ स्पीड कैसे रोकी जाए, ये षड्यंत्र पहले वाजपेयी जी के साथ भी हुआ और अभी मोदी जी के साथ भी करने का प्रयास पूरा चल रहा है। तो आसिम मुनीर के साथ फोटो खिंचवाकर ये एक तो ये विषय है। दूसरा विषय एक और है, वो ये है कि मोदी को कैसे डिस्प्यूटेड किया जाए। आसिम मुनीर के साथ बैठाकर क्या अपने हितों को साधा जा सकता है, क्योंकि इस समय अमेरिका का कंसंट्रेशन ईरान पर है और ईरान इस समय इजराइल के, उसने वो एक ऐसी मिसाइल फेंक दी जो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भंग कर दिया। जैसे हमारी ब्रह्मोस ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भंग कर दिया, उसने भी एयर डिफेंस सिस्टम को भंग करते हुए सिविल एरिया पे गिर गई। यानी कि अब अमेरिका को लगता है कि ईरान को ख़त्म करना चाहिए। इराक उन्होंने कब्जा कर ही रखा है, तेल का विषय इराक में है ही, ईरान में भी ऐसा ही कुछ विषय है। ईरान का जो सबसे नज़दीक पार्टनर वो बना सकते हैं वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान है। यानी कि हिंदुस्तान से ईरान के जो संबंध है और भारत के प्रधानमंत्री को वो इन्फ्लुएंस में ले नहीं सकते। भारत के प्रधानमंत्री के साथ इतनी गहरी साजिश वो रचेंगे कि वो इनको डिस्प्यूटेड कर देंगे, हिंदुस्तान में उनकी छवि खराब कर देंगे और वो सब, ये उनको शायद सोचने में नहीं आया होगा कि ये मोदी जी हैं। मोदी पॉलिटिक्स में कोई पैदाइशी राहुल गांधी की तरह नहीं आए। मोदी बचपन से समाज के बीच में भिक्षा मांगकर खाकर लोगों के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में या स्वयंसेवक के रूप में घर घर में घंटी बजाकर सुबह का जागरण करके और तमाम तरह के विषयों को डील करके स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। मोदी जी षड्यंत्रों के बीच से ही निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो केंद्र की उस समय की कांग्रेस की सरकार ने जितने षड्यंत्र कर सकती थी उतने सारे षड्यंत्र किए थे। गलत मुकदमे लिखवाना, मोदी जी को फंसाने का प्रयास करना, तमाम तरह की इंक्वायरी बिठा देना, सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह की इंक्वायरी बिठवाने के लिए पिटीशंस लगाना और क्या क्या नहीं किया था। आप सोचिए कि उससे ज़्यादा बड़े षड्यंत्र वो नहीं कर सकते, लेकिन उनको शायद ये लगा था कि वो खेल लेंगे मुनीर के साथ बैठकर, लेकिन मोदी जी को खेलना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। फंसने वाला कभी भी फंस सकता है। एक तो मोदी जी पर दैवी कृपा है, भगवान की कृपा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि हिंदुस्तान पर भगवान की इस समय कृपा, दैवी कृपा चल रही है, ये भी बात है। और तीसरी बात, मोदी जी पूरी जिंदगी इसी तरह की लड़ाइयों से लड़कर इस आयु तक पहुँचे हैं। जितना डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर टोटल मिलाकर है उससे ज़्यादा तो मोदी जी का प्रधानमंत्री का काल हो चुका है और बहुत बड़े लंबे समय तक मुझे लगता है विश्व के बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसे होंगे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में 25 वर्ष क्रॉस कर पाए होंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और इसके अलावा स्ट्रगल 25 साल 30 साल पहले किया है, वो जो बैकग्राउंड का है, तो सारे षड्यंत्रों को पार करके
मोदी जी यहाँ तक आए हैं। मोदी जी अभिमन्यु नहीं है कि घुस जाएं निकल ना पाए। मोदी जी अर्जुन हैं जो घुसेंगे भी और निकलेंगे भी। दूसरी बात यह है कि ईरान के विरुद्ध पाकिस्तान सबसे नज़दीक है, तो क्या मिलिट्री बेस पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं? और पाकिस्तान इस समय बना सकता है, क्योंकि उस समय जब ये भारत ने हमला किया था, उस समय पाकिस्तान अपने आप को अनाथ सा फील कर रहा था, कोई संसार में उनका साथ देने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी बेस बन जाए, तो जैसे इराक पर अमेरिकी बेस है, तो लगातार इराक को बचाने के लिए किसी भी कंट्री से अमेरिका बीच में आता है। इसी प्रकार से इजराइल के साथ अमेरिका का विशेष संबंध है, तो इजराइल के ऊपर कभी भी खतरा आएगा तो अमेरिका खड़ा होता है। संसार के जिन कंट्रियों में भी बेस बना रखा है अमेरिका ने, वो कंट्री सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि पूरे अगल बगल के लोगों को मालूम होता है इसमें अमेरिका का हाथ है और अमेरिका इसमें अपना केंद्र बनाए हुए है। इस समय पाकिस्तान, एक तो चाइना के चंगुल से बाहर निकालना पाकिस्तान को, दूसरा ईरान के विरुद्ध पाकिस्तान को इस्तेमाल करना, और तीसरा पाकिस्तान में अपना बेस बनाकर भविष्य में अगर पाकिस्तान कंगाल होता है, भविष्य में पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन पर पहुंचता है, भविष्य में पाकिस्तान अगर किसी न किसी तरह से बैंकरप्ट हो जाता है, तो चाइना के घुसने की बजाय अमेरिका वहां पर बैठेगा, और अमेरिका अगर पाकिस्तान में बैठता है तो वो अफगानिस्तान को भी वहाँ से देख सकता है, हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ईरान, इराक सबको देख सकता है। इसलिए पाकिस्तान में बेस बनाने के लिए आसिम मुनीर को पुचकारना, मोदी जी की छवि हिंदुस्तान में खराब हो, ग्रोथ भारत की रुके, भारत की जो स्पीड है वो किसी तरह से कम हो, और भारत अस्थिर हो जाए, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर अब भारत अस्थिर हुआ तो बहुत मुश्किल काम है इसको संभालना। और अभी कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी ऐसी नहीं लगती है जो मोदी जी के बाद सक्सेशन करके उस स्थिति तक भारत को ले जा सके। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो देश की पॉलिटिक्स है, जो राज्यों के साथ समन्वय की बात आती है, जो तमाम तरह के इलेक्शन को जीतने की बात आती है, वो अभी किसी नेता में हिंदुस्तान में दिख नहीं रही है। मैं कहता हूँ किसी में ज़्यादा हुंकार होगी, किसी में ज़्यादा दृढ़ता होगी, किसी में ज़्यादा चपलता होगी, किसी में ज़्यादा होशियारी होगी, किसी में ज़्यादा एक्शन लेने की क्षमता होगी, लेकिन जो प्रधानमंत्री के लिए चाहिए कि वो संसार भर को एक तरफ कंट्रोल भी कर लें, शौर्य भी दिखा लें, हिंदुस्तान के अंदर भी जितना क्रिटिसिज्म हो उसको पी लें, जीत के वो सिंबल भी बन जाएं, अभी ऐसा कोई नेता हमें देश में दिखता नहीं। इसलिए मोदी जी को डिस्टर्ब करना ये अमेरिका चाहता है। अब क्या आसिम मुनीर के साथ मिलकर, और बाद में स्टेटमेंट भी दिया कि आसिम मुनीर अमेरिका की ईरान को लेकर, अमेरिका की सारी बातों को लेकर सहमत हैं, और वो इस बात को सहमत है कि ईरान जो है वो गलत कर रहा है। तो आप समझ लीजिए इस्लामिक कंट्रियों में भी एक तो पाकिस्तान की छवि खराब हो, दूसरी अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर ले, तीसरा हिंदुस्तान को पीछे खींचा जा सके। इतने गहरे षड्यंत्र के खेलने के लिए वो अमेरिका वापस आ गए और मोदी जी को बुलाकर आसिम मुनीर को मिलवाना चाहते थे। समझ नहीं आता कि मोदी जी को वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं। मोदी मोदी है, इसलिए मोदी को फंसाना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। आसिम मुनीर अमेरिका में थे, क्या मोदी जी को नहीं मालूम होगा? और जहाँ तक मिलने की बात है, तो रास्ते में जब वो यूरोप जा रहे थे साइप्रस की तरफ या क्रोएशिया की तरफ, तो जब यूरोप में वापस क्रोएशिया जा रहे थे तो अमेरिका में हाल्ट 1 घंटे के लिए किया जा सकता था, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था जब वो रास्ते की बात है। लेकिन मोदी क्या जान नहीं रहे होंगे कि आसिम मुनीर यहीं पर हैं, और मोदी क्या समझ नहीं रहे होंगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्या खेलना चाहते हैं। इसलिए अभी तो फिलहाल मोदी जी को खेलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर ने मिलकर जो गहरी चाल चली थी वो चाल नाकाम हो गई है, फिलहाल नाकाम हो गई। भविष्य क्या होगा, भविष्य में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।